अस्सलाम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। पंक्चुएशन में आज अभी हम डिस्कस पे जो करने वाले हैं वो है डैश और डैश वर्सेस हाइफन। दिस इज डैश एंड दिस इज हाइफन एंड दीज आर नॉट द सेम थिंग्स। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू पंक्चुएशन मार्क्स। मे बी के ये कुछ लोग इसको समझते हैं कि सेम है, लेकिन इनमें फ़र्क है। पहला फ़र्क ये है कि डैश इज़ बिगर देन हाइफन। सेकेंड, इसके यूजेज में ये डिफरेंस है कि डैश जब यूज़ करते हैं तो हम इधर भी और इधर भी स्पेस देते हैं, जबकि हाइफन के इस्तेमाल करते हुए हम स्पेस दाएं बाएं नहीं देंगे, हम फिक्स कर देंगे उसको उसके साथ जिसके इर्द गिर्द वो कुछ चीज़ मौजूद होगी। तो वन बाय वन दोनों को देखते हैं। पहले डैश को देखते हैं। डैश के दो यूजेज हैं। पहला यूज है, ये रेंज शो करता है। इट शोज द रेंज ऑफ नंबर्स, डेट और टाइम। आपके सामने जैसे मैंने लिखा है कि दीज आर नंबर्स वट एवर द नंबर्स आर। कोई भी नंबर है, आप उसको उसके दरमियान रेंज शो कर रहे हो। 5000 और 6000 के दरमियान की जो रेंज है उसको शो करने के लिए मैंने डैश का वर्ड यहाँ पे डैश यूज़ किया हुआ है और उससे इधर और इधर दरमियान में स्पेस भी दी हुई है। इनके डैश और 6000 के दरमियान में भी स्पेस है और ये जो ज़ीरो है 5000 का, उसकी और डैश के दरमियान में भी स्पेस मौजूद है। यहाँ पे देखिए डेट है, डेट में 15th एंड 20th ऑफ दिसंबर ऑफ जनवरी वट, तो इसमें भी हम डैश यूज़ कर रहे हैं टाइम शो करने के लिए, टाइम की रेंज शो करने के लिए कि 6 और 8 PM के दरमियान कुछ कोई बात हुई है, कोई चीज़ हुई है, तो उसके लिए भी हम डैश यूज़ करते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये है कि इट शोज द रेंज, रेंज ऑफ नंबर, रेंज ऑफ डेट एंड रेंज ऑफ टाइम। अच्छा, उसके बाद ये आमतौर पर इसका एक यूजेज पुरानी इंग्लिश से चला आ रहा है और बड़ा ज़बरदस्त इसका इस्तेमाल होता है। हम आमतौर पर आजकल इसको यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन ये यूज़ कर लेना चाहिए। बड़ा अच्छा पंक्चुएशन मार्क है कि लॉन्ग पॉज के लिए और फिर उस पॉज के बाद की जो इन्फॉर्मेशन है वो इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं होती, लेस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, लेकिन उसको लॉन्ग पॉज देने के लिए हम लोग डैश का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपके सामने सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको पढ़ता हूँ। Who had more fun that day? Dash, you or your brother? तो अब यहाँ पे एक लॉन्ग पॉज दिया, मैंने यूं नहीं पढ़ना। अगर मैं मतलब यहाँ पे कॉमा लगाता या यहाँ पे सेमीकोलन लगाता तो भी काम चल जाता, लेकिन डैश इज बेटर देन दीज टू फॉर दिस पर्पस कि हु हैड मोर फन दैट डे, यू और योर ब्रदर। तो मैं यहाँ डे के बाद थोड़ा सा पॉज किया और ये पॉज कॉमा से ज़्यादा लॉन्ग था और इसलिए मैंने इसको यूज़ किया यहाँ पे डैश। सेम यहाँ पे देखें, ये जैसे कि वो जोल वाला चैप्टर है, दे रेज्ड लाइव स्टॉक और उसके बाद फिर लाइव स्टॉक के बाद उसकी डिटेल दी गई है एक पॉज के बाद, कैटल एंड अ फ्यू शीप। तो हमने यहाँ पे डैश का इस्तेमाल किया। इस जगह देखें मिसेस समरवेल, ये फर्स्ट एड हारो में से मैंने लिया है, बड़ी मशहूर सर विंस्टन चर्चिल ने जो लिखा है ऐसे फर्स्ट एड हारो, उसकी लाइन जैसे वो कहता है कि मिसेस समरवेल, फिर उसके बाद उसने डैश का यूज़ किया। अ मोस्ट डिलाइटफुल मैन टू होम माई डेप्ट इज ग्रेट was charged with the duty of teaching the most stupid students वगैरह वगैरह, इसकी आगे डिटेल। तो अब देखें कि कितना ज़बरदस्त उसने डैश का इस्तेमाल किया। एक पॉज दिया, फिर अगली लाइन, अगला एक थॉट दिया, फिर पॉज दिया, इस तरह से। तो एक पॉज देने के लिए हम लोग लॉन्ग पॉज के लिए डैश का यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि हाइफन कैसे इस्तेमाल करते हैं। जी, नेक्स्ट है हाइफन। हाइफन का इस्तेमाल, जैसे हमने डैश कहा कि डैश जैसे दिखने में लगता है, लेकिन इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ है। पहली बात तो यही, जैसे मैंने पहले कहा कि जहाँ पे हाइफन इस्तेमाल होता है उसमें उसके दाएं बाएं कोई स्पेस नहीं दी जाती। अच्छा जी, ये कंपाउंड नाउन या कंपाउंड एडजेक्टिव में हाइफन इस्तेमाल होता है, ठीक है। इट इज़ यूज टू मेक आइदर कंपाउंड नाउन्स और कंपाउंड एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल कंपाउंड नाउन की एग्जाम्पल देखता हूँ मैं, ये सिस्टर इन लॉ। तो आप देखें कि सिस्टर और इन के दरमियान हाइफन है और इन और लॉ के दरमियान भी हाइफन है। तो जितने भी इन लॉज हैं, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, तो ये मतलब इस तरह से बहुत सारे और भी ऐसे नाउन बनते हैं जो कंपाउंड नाउन होते हैं। कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, थोड़ा सा इसको देख लें। दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स जब इकट्ठे होकर एक नाउन बनाते हैं, ये देखिए 3 वर्ड्स मिलके एक नाउन बना रहे हैं। एक है सिस्टर, दूसरा है इन और तीसरा है लॉ, और ये एंटिटी एक ही है ना, सिंगुलर एंटिटी है।
तो इसलिए एक सिंगुलर एंटिटी को दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स मिलके बनाएंगे तो उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं, तो उसमें हम हाइफन यूज़ कर रहे हैं। ये को करिकुलर एक्टिविटीज, ये वैसे एडजेक्टिव में आएगा। बहरहाल कोऑर्डिनेट ये कंपाउंड नाउन है। कायद आज़म, कायद आज़म, तो ये कायद ये आज़म, तीन फ्रेगमेंट्स में इसको हमने डिवाइड किया एक हाइफन की बदौलत। तो हाइफन जो है वो इस तरह से इस्तेमाल होता है। एडजेक्टिव्स, जैसे मैंने अभी कहा कि दो या दो से ज़्यादा जब वर्ड्स मिलके एक एडजेक्टिव वाला काम करते हैं उसको हम कंपाउंड एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे वो कंपाउंड नाउन था, ऐसे ये कंपाउंड एडजेक्टिव हो जाएगा। दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स मिलके किसी एडजेक्टिव को फॉर्म करेंगे तो उसको हम कंपाउंड एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे कि वेल बिहेव्ड बॉय, वेल बिहेव्ड पर्सन, ऑल ये पार्ट टाइम वर्कर। तो ये वेल बिहेव्ड एक पूरा एडजेक्टिव है जो कि कंपाउंड एडजेक्टिव है, क्योंकि ये दो वर्ड से मिलकर बना और इनके दरमियान हाइफन यूज हुआ हुआ, और हाइफन का इस्तेमाल हमने इस तरह से करना है कि वो दरमियान में स्पेस नहीं देगा। हम टाइप करते हुए या लिखते हुए इसमें स्पेस नहीं लिखेंगे। पार्ट टाइम वर्कर, ऑल राउंड परफॉर्मेंस, नॉन स्मोकिंग पीपल या पर्सन। तो इस तरह से हम इनके दरमियान भी ये जो हाइफन है यूज़ करते हैं। तो हाइफन और डैश में ये डिफरेंस है। मैंने आपको दोबारा बताता हूँ कि डैश बिगर इन लेंथ होती है और उसके दरमियान स्पेस भी होती है, उसका फंक्शन चेंज है। हाइफन स्मॉलर इन लेंथ है और इसका फंक्शन उससे मुख्तलिफ है। ये कंपाउंड नाउन्स या कंपाउंड एडजेक्टिव्स को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट इज ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स की तीन काइंड्स होती हैं। ये आपके सामने राउंड ब्रैकेट है, ये कर्ली ब्रैकेट है और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। और इसको जो राउंड ब्रैकेट्स है इसका एक अदर नेम पैरेंथेसिस है, इसको हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं, इनको हम ब्रेसेस भी कह सकते हैं। ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है ब्रेसेस भी कहते हैं, जबकि स्क्वायर ब्रैकेट्स को सिर्फ ब्रैकेट भी हम कह सकते हैं। तो ये जो दोनों हैं कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, इसका आमतौर पर लिटरेचर में या लैंग्वेज राइटिंग में कोई इतना खास अमल दखल नहीं है। हाँ, ये मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होती हैं, तो ठीक है, हम पढ़ रहे हैं पंक्चुएशन, तो पंक्चुएशन में एवरीथिंग टू बी रिटन उसके रूल को देखेंगे। तो इसमें ये जो दोनों हैं ये मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होती हैं और इसी तरह से कुछ ऐसे स्टैटिस्टिकल जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि प्रोग्रामिंग है उसमें इस्तेमाल होती हैं। लेकिन ये लिटरेचर या पर्टिकुलर राइटिंग में इस्तेमाल, जो एक मतलब अल्फ़ाबेटिकल राइटिंग है उसमें इस्तेमाल नहीं होती हैं। जबकि पैरेंथेसिस जो है इसका इस्तेमाल होता है। तो ये क्या करता है पैरेंथेसिस? पैरेंथेसिस का इस्तेमाल है, इट शोज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए हम पैरेंथेसिस को यूज करते हैं। आपके सामने कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई हैं। नंबर 1 एग्जांपल देखते हैं। ही, अगर मैं ये लाइन है इसको मैं कैसे पढ़ूंगा? आपके सामने लाइन लिखी हुई है, मैं इसको पढ़ता हूँ, जरा इसको ध्यान दीजिएगा। मैं इसको यूं पढ़ूंगा, ही स्कोर्ड लोअर देन द रिक्वायर्ड। अच्छा, अगर मैं इसको यूं लिख दूं साथ में, फॉर एग्जांपल इवन मैं इसको ऐसे ही पढ़ूंगा, ही स्कोर्ड लोअर देन द रिक्वायर्ड। हालांकि ब्रैकेट में एक चीज जो लिखी हुई है इसको अगर पढ़ा जाए तो थोड़ा सा ज्यादा समझ आता है कि ही स्कोर्ड लोअर जो है वो कितना है, 80% है। देन द रिक्वायर्ड, तो रिक्वायर्ड कितना था, 90%। तो लेकिन ये हमें सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो दे रहा है, ये पार्ट ऑफ द टेक्स्ट नहीं बनता। तो हम ब्रैकेट्स को यूज़ वही करते हैं, या ये जो राउंड ब्रैकेट है पैरेंथेसिस, इनको तभी यूज़ करते हैं जब वो पार्ट ऑफ टेक्स्ट नहीं होगा बल्कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी। मसलन कायदे आज़म वॉज अ ग्रेट लीडर। हाँ, ये जो ब्रैकेट है उसमें लिखा हुआ है कि वो कब पैदा हुए थे, कब उनकी डेथ हुई थी, ये उनका लाइफ स्पैन है। इसी तरीके से प्लीज प्रोवाइड सजेशन और सजेशंस, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में ऐसी इनके अगर ज़्यादा हैं तो ठीक है, सजेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं ब्रैकेट्स को। नेक्स्ट इज एलिप्सिस। एलिप्सिस, इसको प्रोनाउंस करने के दो तरीके हैं, एक है एलिप्सिस, दूसरा एलिप्सिस। सील्स भी कहते हैं, एलिप्सिस भी कहते हैं। ये 3 डॉट्स होते हैं, 3 डॉट्स, और इसके बहुत सारे फंक्शन हैं। हम अगर टेक्स्ट में देखेंगे, माइन्यूटली देखेंगे तो हमें नजर आएगा। हम इसको इस्तेमाल करते हैं एलिप्सिस को। पहला फंक्शन इसका
कॉन्टिन्यूटी शो करता है, इट इज यूज टू शो कॉन्टिन्यूटी। हम कहते हैं आमतौर पर से 1 to 100, इट मीन्स हम यहाँ पे इसको कॉन्टिन्यूटी शो कर रहे हैं 1 to से लेकर 100 तक, तो वो मतलब उसकी कॉन्टिन्यूटी शो करने के लिए हमने एलिप्सिस का यूज़ किया। ज्वाइन कर रहा है, मिला रहा है, क्वांटिटी शो कर रहा है, यहाँ से वहाँ तक एक रेंज भी बता रहा है, तो उस सेंस में हम लोग एलिप्सिस का यूज़ करते हैं। दूसरा इसका जो पर्पस है वो है कि ये एक पॉज क्रिएट करता है स्पीच में, और यहाँ पे स्पीच से मेरी मुराद जो है वो रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच आपको पता है कोटेशन स्पीच होती है, रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टेड स्पीच में जैसे ये मैं कहता हूँ हेलो अली, अब हेलो के बाद पॉज किया मैंने, ये पॉज करके थोड़ा सा मतलब आई वांट टू जस्ट कॉल समवन एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट कॉलिंग, देन आई कॉल अप हिज नेम एंड इट वाज अली, सो आई सेड हेलो अली लाइक दिस। इसी तरीके से इससे मिलता जुलता थोड़ा सा हेजिटेशन शो कर रहा है, ये भी कोटेशन में ही है। स्पीच से मुराद जो है मेरी रिपोर्टेड स्पीच ही है, ऐसी स्पीच जो कि इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होती है, लेकिन ये इन्वर्टेड कॉमर्स में लगाया मैं ये यहाँ भी देखें तो ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ये इन्वर्टेड कॉमर्स यूज किए गए, ये स्पीच के यानी कि रिपोर्टेड स्पीच बन गई। तो रिपोर्टेड स्पीच में जब हम कुछ हेजिटेशन शो करना चाहते हैं, मसलन मैं सेंटेंस को लिखता हूँ, लिखा हुआ जस्ट पढ़ता हूँ कि आई डोंट वांट टू गो देयर, तो आई के बाद मैंने हेजिटेशन शो की है, कुछ थोड़ी देर पॉज किया है, यहाँ भी पॉज हो रहा है हेजिटेशन के साथ, फिर मैं आगे जा रहा हूँ, आई रादर यू गो देयर फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे पॉज करने के लिए, थोड़ा सा हेजिटेशन शो करने के लिए हमें इस तरह के सेंस में एलिप्सिस का यूज करते हैं। और एक मुझे ये इसका एक बड़ा एक रेयर लेकिन इसका इस्तेमाल और भी नजर आया कि जब हम वेल नोन मैगजिम्स जो होते हैं या वेल नोन सेइंग्स जो होती हैं, मैगजिम्स मतलब वेल नोन सेइंग्स जो होती हैं, उनके मतलब अगर उसके हम पार्ट को रिप्लेस करना चाहते हैं, नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि पहले वेल नोन है ना, तो उसमें भी हम एलिप्सिस का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल शेक्सपियरियन एक सेइंग है कि टू बी और नॉट टू बी इज द नेम ऑफ क्वेश्चन। तो अब मैं इट इज वेरी वेल नोन वन, सो पीपल नो इट, तो अगर मैं उसको ऐसे लिख दूं टू बी और नॉट टू बी और उसके बाद एलिप्सिस मैं लिख देता हूं, तो अगले बंदे को पता होगा कि इज द नेम ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने एक वेल नोन सेइंग को एक पार्ट को रिप्लेस किया एलिप्सिस की मदद से। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ टू बी और नॉट टू बी, और फिर एलिप्सिस लिख दिया। इसका मतलब यही बनता है, अगले बंदे को पता होना चाहिए, सुनने वाले को, क्योंकि अगर वो रीडर है, शेक्सपियर पढ़ने वाला, इंग्लिश पढ़ने वाला है, उसको पता होगा, तो वो उसको ये वो समझेगा कि क्या लिखा है, टू बी और नॉट टू बी इज। तो टू बी को मैंने एलिप्सिस के साथ रिप्लेस कर दिया, इज द नेम ऑफ क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम वेल नोन सेइंग जो होती हैं उनको रिप्लेस करने के लिए भी एलिप्सिस का यूज करते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स में स्लैश पढ़ेंगे, स्लैश भी बड़ा इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क, और इसके यूजेस देखते हैं। स्लैश होता क्या है, एक स्लैंटिंग लाइन जो है, ये जैसे ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है स्लैंटिंग लाइन, उसको हम स्लैश कहते हैं। और इसके यूजेस देखते हैं वन टू वन। पहला इसका यूज है डिवीजन साइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आपके सामने ये बड़ा एक मशहूर मतलब इसका यूज है मैथमेटिक्स में, डिवीजन साइन के लिए इसको यूज करते हैं। उसके अलावा भी ये बहुत सारे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें इसका बहुत सारा इस्तेमाल होता है स्लैश का, तो मैथमेटिक्स में इसको डूइंग। सेकेंड वन इज डेट सेपरेटर। फॉर एग्जांपल डेट लिखने का, डेट को सेपरेट करने का, डे, मंथ और ईयर है, तो इन तीनों को सेपरेट करने के लिए भी हम स्लैश को यूज करते हैं। मैंने आपके सामने जैसे ये लिखा हुआ है कि ये 5th डेट है और 1st मंथ है और ये 2019 का ईयर है, तो ये सेपरेट कर रहा है। तो वैसे ये एक फॉर्मल तरीका नहीं है, ये इनफॉर्मल तरीका है डेट लिखने का। पर इनफॉर्मली अगर डेट लिखनी है तो इस तरह से लिखी जा सकती है, डेट सेपरेटर। देन अ लाइन ब्रेकर इन अ राइम और अ पोएम। किसी पोएम में या राइम में लाइन को ब्रेक करने के लिए भी हम लोग स्लैश का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक बच्चों की पोएम की 2 लाइंस लिखी हैं और 2 लाइंस को मैंने एक ही लाइन में लिख दिया है, साथ में मैंने स्लैश इसलिए लगाया कि वो सेपरेट कर रहा है। उसका मतलब ये है कि यहाँ तक एक लाइन है और फिर यहाँ से दूसरी लाइन स्टार्ट हो रही है। तो मैरी हैड अ लिटिल लैम, लिटिल लैम, लिटिल लैम,
इट्स अ पोएम, तो ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, और दोनों लाइन को सेपरेट जो है वो यहाँ पे वो ये स्लैश कर रहा है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो यूसेज है, जो हमारी आमतौर पर रिटन फॉर्म में या लैंग्वेज में हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज द फंक्शन ऑफ और अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन देता है ये कि ये या वो, तो दोनों में चॉइस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो एक बड़ा कॉमन यूज इसका है चॉइस के लिए। मसलन मैं नई सेंटेंस पढ़ता हूँ, यू विल बी सर्व्ड विद अ बर्गर और अ पिज्ज़ा। ये आर जो है आप बर्गर के लिए है, या फिर ये आप पिज्ज़ा के लिए, दोनों में किसी एक के लिए है। तो ये दोनों में से किसी एक को चॉइस दे रहा है कि आपको या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा। तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, जैसे हम अक्सर ड्राफ्टिंग में यूज़ करते हैं, डियर पेरेंट्स गार्डियंस। या तो हम पेरेंट्स से बात कर रहे हैं या हम गार्डियन से बात कर रहे हैं। अगर पेरेंट्स अवेलेबल हैं तो पेरेंट्स से हम एड्रेस करना चाहते हैं, और अगर पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है तो हम गार्डियंस जो उनके हैं उनसे बात करना चाहते हैं। तो ये यहाँ पे हम स्लैश का यूज़ करते हैं। तो ये इसके इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। बाकी शॉर्ट फॉर्म में भी इस्तेमाल होता है, ये भी एक इनफॉर्मल वे ही है, ये फॉर्मल नहीं है। मसलन बिटवीन है तो बिटवीन को B/T लिखा जाता है और इसको एक्सेप्ट भी किया जाता है, लेकिन लैंग्वेज फॉर्मल लैंग्वेज में इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मैं इसको बार बार कह रहा हूँ। विदाउट को WO के साथ अक्सर डिक्शनरी में भी लिखा होता है, समथिंग के लिए, समवन के लिए S/TH S/NU। तो ये समथिंग या समवन के शॉर्ट फॉर्म्स हैं। केयर ऑफ के लिए C/O। तो इस तरीके से ये स्लैश के यूजेस हैं। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और पंक्चुएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जितनी प्रैक्टिस करते चले जाएंगे उतना ही ये आपको हेल्प करेगी। और ये सारी प्रैक्टिस की गेम है। थोड़ा सा कॉन्शियस होके ज़्यादा जो पढ़िए, जब भी पढ़ते हैं उसकी जो मार्क्स हैं उनको ज़रूर देखें। फिर जब आप लिखेंगे तो फिर जब उन मार्क्स को अपने ज़हन में रखेंगे तो आप इसका सही इस्तेमाल करना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो मेरे लेक्चर्स हैं ये सिर्फ आपको क्लियर करने के लिए हैं। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ग्रिप अच्छी हो जाएगी। आई होप आपको इसका फ़ायदा मिला।